हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अपनी सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने हैं। हमारी जो पहली वीडियो थी वो इसी टॉपिक को कवर कर रही थी कि किस तरह से आपने कोई भी अगर टॉपिक्स है आपने उनको कैसे जो है प्रिपेयर करना है। आज का टॉपिक हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा इस चीज़ को लेकर है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो फंडामेंटल राइट्स की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखते हैं और उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमें ये भी पता है कि जब हम उनके डिफरेंस की बात करते हैं, जब भी हम उनके डिफरेंस की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डिफरेंस की बात करते हैं, उसमें इस चीज़ को ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है हमारा आज कि अगर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, हमें पता है, थोड़ा सा हम जल्दी इसमें एक प्रिसाइसली एक थोड़ा इसमें हम आ जाते हैं, जल्दी से कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ज़्यादा कोई हमने अभी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो अभी टॉपिक है वो इसको लेकर है कि अगर जैसे ये कहता है कि अनलाइकली दैट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? डिफरेंस तो हमें पता है कि एक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें पता है कि वो एनफोर्सेबल नहीं है और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हाँ, जैसे आप ले लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स हमें पता है थर्ड वाले पार्ट में है, उसके बाद ये है कि ये हमारे लिए है, हमारी डेवलपमेंट के लिए है और ताकि सोसाइटी में जस्टिस हो। हमें जब ये सारे राइट्स मिलते हैं, इक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम नहीं छीने जाते हैं। हाँ, राइट टू रिलीजन हमें प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद कल्चरल राइट दिए जाते हैं, एजुकेशनल राइट दिए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें एक और राइट दिया जाता है। वो राइट ये है कि अगर वायलेशन होता है हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आर्टिकल 32 ये कहता है कि हमें क्या है, हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने, फ्रेमर्स ने ये चीज़ इसमें डाली फंडामेंटल राइट्स में कि आप इनको एनफोर्स कर सकते हैं, और उसके लिए इन्होंने एक और राइट डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं, जो पूरा का पूरा जो है ये चीज़ को डिफाइन करे कि हम अपने वायलेटेड जो हमारे राइट्स होंगे, जिनको वायलेट किया जाता है अगर या किया जाएगा, तो उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को हम एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये वाला है, ठीक, कि फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है, बट वाई, ऐसा क्यों है। ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इंक्लूड है और ये कितने से कितने आर्टिकल को कवर करता है, 36 से 51 आर्टिकल को कवर करता है। उसके बाद अभी कहता है कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें आऊँगा। पहले हम इसमें थोड़ा सा ये स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, एक्चुअल में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, दीज आर, अगर हम एक प्रिसाइसली एक सिंपल वे से अगर ले लें हम, ये क्या है, ये गाइडिंग लाइंस है। गाइडिंग लाइंस है। गाइडिंग लाइंस किसके लिए है? ये गाइडिंग लाइंस जो है वो स्टेट के लिए है। ठीक है, गाइडिंग लाइंस किसके लिए है? ये स्टेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, ताकि ये उसको क्या करें, इन गाइडिंग लाइंस को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अगर इनके नाम से आप ले लोगे कि ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल मीन्स असूल है? वही असूल में क्या है,
ये जो प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स में गाइडिंग लाइंस दिए जा रहे हैं भाई, किसको, स्टेट को दिए जा रहे हैं और गाइडिंग लाइंस हैं, मेरी बात समझे आपके नहीं, मतलब डायरेक्ट करता है ये, हैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्टेट को कि अगर आप रूल कर रहे हो, चला रहे हो कंट्री को, गवर्न कर रहे हो, तो किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, हैं किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे यू हैव टू फॉलो, हैं आपने चलना है, उसके लिए इन्होंने गाइडिंग लाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्टेट्स को दे रखे हैं, ठीक है। अब स्टेट पॉलिसी हम उसी को कहेंगे, हैं स्टेट जो है, जो काम करेगी, जो गवर्नमेंट काम करेगी, वो किन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए वो काम करेगी, ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट की जो है डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में हम ला दें तो वो ये है कि इतना तो हमें समझ आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइडिंग लाइंस है, किन के लिए, स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरह बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली फंडामेंटल, इनका नेचर जो है वो फंडामेंटल है, ये भी बेसिक है, ये भी रेलिवेंट है, ठीक है। किस हिसाब से रेलिवेंट, किस हिसाब से, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि कंट्री को गवर्न करने के लिए ये भी क्या है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी बेसिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। अब कंट्री को कैसे चलाएंगे, हमें पता है गवर्नमेंट बनती है। अब जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, हैं गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनती है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट कैसे काम करेगी, कैसे क्या काम करेगी, उसके लिए जैसे ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है, ओल्ड एज से रिलेटेड, सिकनेस से रिलेटेड, डिसेबलमेंट जो है उससे रिलेटेड, या पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड, हाँ, या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे जो है गाइडिंग लाइंस जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, अभी हमारा टॉपिक ये है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो है इनके बीच में अगर एक एनफोर्सेबल है, दूसरा एनफोर्सेबल नहीं है, आप बताइए कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल क्यों नहीं रखा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अच्छे से अच्छे इन्होंने प्रोविजंस इंक्लूड किए, फंडामेंटल राइट्स को इतना ज़बरदस्त रखा, हमारे लिए एनफोर्सेबल बनाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी एनफोर्सेबल बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि वो एक गाइडिंग लाइन्स है और स्टेट हमेशा कोशिश करती है कि जो वर्किंग कंडीशंस है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो अच्छा रहे, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो स्टेट की हो, हाँ। अब इसका मतलब ये है कि आ गया कि स्टेट जो और गवर्नमेंट है वो कंट्री को कैसे गवर्न करेगी, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये गाइडिंग लाइन है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, और ये कहता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ये फिज़िकली रिटार्डेड हैं। तो अब ये कहता है कि फिज़िकली रिटार्डेड है बट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करता है, उनको डायरेक्शंस देता है, उनको गाइडलाइनिंग शो करता है कि आपने क्या करना है, आपने किस तरीके से सोसाइटी में ये काम करने है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिले। अगर किसी भी तरह का कोई भी डिसेबिलिटी है, फिज़िकली रिटार्डेड है, आप उसको कैसे देखेंगे सोसाइटी में, हैं आपने उसको कैसे लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या ड्यूटी रख रहे हैं स्टेट के ऊपर, आपने क्या करना है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री करना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पहला जो है, पहला इसका फीचर है, पहला एट्रीब्यूट है कि ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्चुअली
असेंबली क्या करता है, हैं, ठीक है। ये मैंने वही कहा कि अभी थोड़ा सा हमारा टॉपिक है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, कि हमने अभी देखना है कि एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल एक नहीं है, वाई, ठीक है। बाद में हम थोड़ा कंप्रीहेंसिव वे में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। अब ये कहता है कि ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई, अब हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन, कि एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें पता है कि ये इंडिविजुअल के लिबर्टी को, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे लिबर्टी, हमारे फ्रीडम, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम देखें, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर वेलफेयर, इंश्योर, यहाँ पे इंश्योर वेलफेयर, क्या इंश्योर करता है, वेलफेयर ऑफ द इंटायर सोसाइटी, ठीक है। वही मैंने वही कहा आपको कि ये वेलफेयर कर रहा है और ये प्रोटेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें क्या कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी का। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होगा, ओल्ड एज का इशू होगा, सिकनेस का इशू होगा, ठीक है, डिसेबलमेंट का इशू होगा, या पब्लिक असिस्टेंट का, ठीक है, सॉरी, पब्लिक असिस्टेंस का है। तो उसमें ये क्या करता है, ये वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि द स्टेट शेल ऑल्सो एंडावर, द स्टेट शेल ऑल्सो एंडावर मीन्स कोशिश करेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब उसको गाइडिंग लाइन मिल रहे हैं तो स्टेट ने क्या करना है, एंडावर करना है, कोशिश करनी है कि लोगों को जो है एक श्योर टू वर्कर्स अ लिविंग वेज, ठीक है, और अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़े, ठीक है। अब ठीक है, ये डिफरेंस तो हमें, ठीक है, हमें, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक्चुअल में उसमें उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एट्रीब्यूट क्या है, वो एक्चुअली क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, तब तक आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक अनफोर्सेबल है, एक अनफोर्सेबल क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पे, इन्होंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने क्या सोचा, जैसे यहाँ पे ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने ये सोचा, मोरल फोर्स बिहाइंड दीज गाइडिंग लाइंस वुड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। मोरल फोर्स, अभी मैं आ जाता हूँ इस पर। मोरल फोर्स कि मोरल फोर्स का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि मैंने वही कहा कि ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, मैंने आपको कहा ये गाइडिंग लाइन है, ठीक है, ये गाइडिंग लाइन है स्टेट्स के लिए, और गाइडिंग लाइन है स्टेट ने इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है। इसका मतलब है ये स्टेट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट को क्या दे रहा है ये, ठीक है, कि भाई तुमने मोरालिटी के बेस पे, ठीक है, तुमने मॉरल फोर्स जो है वो एक किस्म से ये बना रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक मॉरल फोर्स बना रहा है, और वो मॉरल फोर्स किसके ऊपर एक किस्म का जो है ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट के ऊपर, कि भाई नहीं, यू हैव टू गो, हाँ, एंड यू हैव टू गवर्न द कंट्री, हाँ, आपने इस डायरेक्शन में कंट्री को गवर्न करना है, ठीक। तो एक किस्म का मॉरल ऑब्लिगेशन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही कहा आपको कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे या जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज़ सोची कि भाई मॉरल फोर्स है किसके पीछे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे मॉरल फोर्स है, कि स्टेट को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, उसमें ये हम सारा का सारा पढ़ेंगे, सोशलिस्ट जो है इनका पर्सपेक्टिव क्या है, हाँ, जस्टिस को लेकर है। तो इसमें मॉरल फोर्स है जो स्टेट को क्या कर रहा है, एक किस्म का स्टेट को जो है उसके ऊपर जो है कंपल्शन बना रहा है कि भाई आपने इन गाइडिंग लाइंस को फॉलो करना है, ये प्रिंसिपल्स हैं, फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि ये गाइडिंग लाइंस क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट काम सीरियसली करेगी। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है जो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको गवर्नमेंट फॉलो करेगी ही करेगी। इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स और हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को
इनको लगा कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने की, एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल्स है, मॉरल फोर्स है, तो वो गवर्नमेंट को, स्टेट को खुद ही जो है ऑटोमेटिकली उनको खुद ही क्या करेगा, उनको काम करने पे मजबूर करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉरल वाला एलिमेंट है। ये सोचकर इन्होंने क्या कर दिया, ये सोचकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इसको एनफोर्सेबल नहीं रखा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये भी श्योर कर दिया, इनको ये भी लगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर ऐसा है कि वो स्टेट को जो है और गवर्नमेंट को क्या करेगा, एक मॉरल फोर्स उनको देगा, और जिसकी वजह से स्टेट्स को उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। दूसरा ये है कि जो हमारा जो लोग हैं, ठीक है, लोग क्या करेंगे, लोग भी गवर्नमेंट को क्या करेंगे, लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा बच्चों, क्योंकि ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जो है एट्रीब्यूट है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, कहीं पे भी एक डेमोक्रेसी की आप कह लीजिए कि एक किस्म के उसके सेल हैं, एक किस्म के सेल है किसके, डेमोक्रेसी के, और ये आइडेंटिटी है डेमोक्रेसी की कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को ये चीज़ भी उनको लगी कि लोग जो है गवर्नमेंट को क्या करेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे कि नहीं, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो काम करेगी ही करेगी। हैं, लोग उनको फोर्स करेंगे, हैं, प्रेशराइज करेंगे कि आपने काम करना ही करना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और दूसरा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाएंगे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने हर एक एक्ट के लिए लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसका मतलब है गवर्नमेंट और जो स्टेट है, दे हैव टू फॉलो ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अकाउंटेबल भी बनाना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट जो है, अकाउंटेबल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने जो उनको जो उनकी लिमिट है, उनके जो पावर्स है, उनको जो काम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी दायरे में, उसी लिमिट में रह के वो करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, वो उनको अकाउंटेबल बनाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दो चीज़ें हैं, ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को भी क्या करती है, रोकती है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो है लिमिट में रखेगी और रिस्पॉन्सिबल रखेगी अपने हर एक एक्ट के लिए लोगों के टुवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसीलिए, हैं, मेरी बात समझे कि नहीं, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने ये दो चीज़ें ध्यान में रखी कि एक तो मॉरल फोर्स है इन गाइडिंग लाइंस के पीछे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि भाई उनको पता है कि जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडिंग लाइंस डालेंगे, इन प्रिंसिपल्स को डालेंगे, उसके बेस पे गवर्नमेंट को काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि उनको लगेगा, गवर्नमेंट को, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी हमारी इंडिया की, और जो स्टेट काम करेगी, तो उनको पता है कि भाई नहीं, इसके पीछे जो है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे जो है मॉरल फोर्स है, हमें इनको फॉलो करना ही करना है। दूसरा ये कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो लोग गवर्नमेंट को खुद ही फोर्स करेंगे कि नहीं, आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो है फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो एनफोर्सेबल नहीं रखा। सो आई होप कि आपको ये चीज़
क्लियर हो चुकी होगी कि यही मेन रीज़न था। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है। बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये सोचने वाली बात ये है कि वी हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, ठीक है। इतना लॉन्ग डेलिब्रेशन के बेस पे, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा कैसे हो गया कि इन्होंने, हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्सेबल क्यों नहीं रखा? ठीक है, मैंने वही कहा आपको। एक तो ये जो है एम्फेरिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, गवर्नमेंट का काम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के अंदर कि भाई उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, तो मेरे जैसे आपके जैसे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। अब वो तो सारे फिर अगर एनफोर्सेबल कर देंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को, तो वो पॉसिबल, एम्फेरिकली पॉसिबल नहीं होगा। हम गवर्नमेंट को उस बेस पे जो है कोर्ट में जो है नहीं ले सकते कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकता, सॉरी नहीं करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है। इस बेस पे हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए नहीं चले जाएंगे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और गवर्नमेंट को जो है मुझे जॉब देना है। तो इसीलिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्होंने एनफोर्सेबल नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा, हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि इनको पता था कि इसका एसेंस इतना ज़बरदस्त है, मॉरल फोर्स इसके पीछे है, और उस बेस पे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ना करने वाली तो बात ही नहीं है। अगर ना करने वाली बात होती तो शायद तब यहाँ इसके पीछे मॉरल फोर्स नहीं होती, तो शायद हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते तो शायद वो ये सोचते कि क्या हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी एनफोर्सेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बट उनको जब पता था कि हमने जो पूरा ड्राफ्ट किया, तैयार किया, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने जो बनाया, इनमें जो गाइडिंग लाइंस, जो प्रिंसिपल असूल दिए गवर्नमेंट को स्टेट को फॉलो करने के लिए, इनके पीछे मॉरल फोर्स डाल दी कि भाई नहीं, ये ऑब्लिगेशन बन गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि इन्होंने फॉलो करने ही करने हैं। और दूसरा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उस बेस पे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा कि लोग जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के टुवर्ड्स अपने हर एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और जो है अपने जो उनको पावर दी जाएगी उस लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, अकाउंटेबल बनाएगी। लोग उनको क्या करेंगे? लोग उनको फोर्स करेंगे कि आप जो है इनको इम्प्लीमेंट्स करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने की ज़रूरत, एनफोर्सेबल करने की ज़रूरत कोर्ट में नहीं रखी, इन्होंने कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं रखा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अब समझ आ चुका होगा। सो होपफुली देखिए फ्रेंड्स, स्लोली मैं सारी वीडियोस डालता रहूँगा। और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका टॉपिक जो है डिफरेंट होगा, मतलब जिस हिसाब से हम अभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं थोड़ा अलग होगा, तो वो भी जो है वो बच्चा भी पूछ सकता है हमसे। मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ पे हमने नंबर अपना दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप हमें जो है अपना नंबर देकर हम आपको ऐड करेंगे। देन उसमें अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे या डाउट होगा, तो आपको अगर चाहिए कोई कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई डिस्कशन चाहिए, तो आप हमें लिख के दे सकते हैं, हम अपलोड करेंगे वो वीडियो। हाँ, तो ऐसे तो हमने चलना है, अभी आहिस्ता आहिस्ता से हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा कि अगर किसी बच्चे का कोई अलग टॉपिक है, सोशियोलॉजी का या बाकी लॉ का, हाँ, या छोटी क्लासेस का, हाँ, तो उसमें हमें वो बच्चा जो है वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड सी यू।